स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। और कहानी कुर्सी की में आइए अब बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों के बीच में सीटों की बात कितनी बढ़ी है आगे। अब थोड़ी क्लैरिटी इस पूरे मामले में आती जा रही है कि कांग्रेस पार्टी को किस राज्य में कौन सी कितनी सीटें चाहिए और कौन सी सीटें चाहिए, ये भी बातें अब खुल करके पता चलने लगी हैं। और इसको लेकर के वहां जो क्षेत्रीय दल है उनका रुख क्या, वो भी हम आपको बताएंगे। जैसे मैं आपके बंगाल से शुरुआत में करता हूं, तो बंगाल से खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर 6 सीटों की डिमांड जो है वो तृणमूल कांग्रेस से करेगी। ये सीटें भी मैं आपको बता दूं, मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण की सीट कांग्रेस पार्टी मांग सकती है। इसके अलावा बहरामपुर, जहां से अधीर रंजन चौधरी आते हैं, जहांगीरपुर की सीट जो है वो कांग्रेस पार्टी मांग सकती है। रायगंज की एक बड़ी प्रेस्टिजियस सीट है, वो नाक का सवाल बनी हुई है कांग्रेस के लिए, रायगंज की सीट मिल सकती है। बशीरहाट की सीट जो है वो भी कांग्रेस पार्टी डिमांड कर सकती है। तो इन 42 में से 6 सीटें जो हैं वो कांग्रेस पार्टी की मांग तृणमूल कांग्रेस के सामने हो सकती है। कॉन्टेक्स्ट के लिए 2 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी ने जीती थी बंगाल में, मैं अगर गलत नहीं कह रहा हूं तो 2019 में 2 सीटें कांग्रेस के पास हैं और वो चाहती है कि 6 सीट लड़े। एक चीज और कांग्रेस पार्टी के बारे में ये बताई जा रही है कि अब अंदर खाने कांग्रेस में ये राय बनी है कि बहुत ज्यादा सीटों की डिमांड करके खामखा में अपने सहयोगियों के साथ जो है वो खींचतान की जाए, उससे बेहतर यह है कि पार्टी सीटें चिन्हित कर ले कि ये इन सीटों पर जीत का हमारा जीत की गुंजाइश ज्यादा है। कम सीटें मांगो लेकिन वो फिर डटकर मांगो और उन पर लड़ो। तो ऐसा नहीं कि जैसे बंगाल में कांग्रेस पार्टी ये कह देगी कि हमको 10-12 सीटें चाहिए, उसने कहा 6 सीट की हमको दरकार है। ऐसे अलग अलग राज्य का भी हमारे पास जो है वो डेटा आ चुका है। यूपी के अंदर 10 सीटें, पंजाब के अंदर जो जहां उसके सांसद जीत करके आए थे 8, वो सीटें वो मांग रही है। बिहार में 9 सीटें मांग सकती है। महाराष्ट्र में 20 सीटों की मांग जो है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। दिल्ली की 7 में से कम 3 सीट कांग्रेस पार्टी जो है वो लड़ना चाहती है। विजय लक्ष्मी हमारी सहयोगी जुड़ गई हमारे साथ। विजय, ये कुछ आंकड़े जो हैं जो आए हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या रणनीति बन रही है सहयोगियों के साथ डील करने के लिए? एक अलायंस कमेटी भी बनाई गई थी जो सहयोगी दलों के साथ बातचीत करेगी सीटों को लेकर। देखिए, बिल्कुल नेशनल अलायंस कमेटी सौरभ कांग्रेस पार्टी की है, जिसने पूरी एक्सरसाइज की है। तमाम जो राज्य हैं, 10 राज्य हैं कुल, जिसमें कांग्रेस पार्टी जो है अलायंस करेगी इंडिया अलायंस के अदर पार्टनर्स के साथ। और इन 10 राज्यों के नेताओं के साथ सिलसिलेवार तरीके से इस नेशनल अलायंस कमेटी ने मीटिंग की और जो एक सेंस है स्टेट का वो लिया। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अपनी एक लिस्ट बनाई है, रिपोर्ट बनाई है नेशनल अलायंस कमेटी ने, जिसको वो जल्द कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को सौंपेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से अप्रूवल मिलने के बाद फिर कांग्रेस पार्टी अपने अलायंस पार्टनर्स। विजय, आपके ऑडियो में थोड़ा सी डिस्टर्बेंस आ रही है, इसको ठीक कर लेता हूं, मैं फिर आता हूं आपके पास। लेकिन जैसा आपने बताया कि एक्सरसाइज पूरी कर ली है कांग्रेस ने, अब ये जो है पार्टी प्रेसिडेंट एक बार इस पर अपनी हामी भर देंगे तो फिर ऑफिशियली ये जो सहयोगी हैं उनके सामने ये बातें जो है रखी जाएंगी। तो पश्चिम बंगाल से हम शुरुआत करते हैं। पश्चिम बंगाल में इतना आसान नहीं है। 6 सीट भी कांग्रेस पार्टी अगर तृणमूल से लेकर ले तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी जिस किस्म का रुख दिखा रही हैं, उन्होंने साफ कर दिया है पूरे देश के अंदर अलायंस होगा, बंगाल में केवल तृणमूल कांग्रेस होगी। और वहां के जो नेता हैं, सांसद, जो प्रवक्ता हैं पार्टी के, वो ये बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की दलाल है। इस किस्म के बयान वो दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम दिल्ली में बात करते हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से, तो वो अलायंस की बात करते हैं। यहां कांग्रेस पार्टी का नेता हमको गाली देता है, तो ये तो बीजेपी के एजेंट हैं, बीजेपी के दलाल हैं, इनके साथ हम कैसे समझौता कर सकते हैं? बंगाल में कोई अलायंस होगा क्या? देखिए, जिसे कहते हैं ना, वो तुलना नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे फिल्म वगैरह में हम देखते हैं ना कि जब बड़े जो इलाके के गुंडे होते हैं, बदमाश होते हैं, वो सब बैठते हैं तो वो अपने नीचे के लोगों को खुला छोड़ रखते हैं कि ठीक है, तुम थोड़ा बदमाशी करते रहो, थोड़ा उसके आदमी को निपटाते रहो, थोड़ा उसका इलाका कब्जाते रहो, बाद में हम बैठेंगे तो जरा समझौता करेंगे। दुर्भाग्य से इसी तरह का व्यवहार विपक्षी गठजोड़ की पार्टियां कर रही हैं। और मैं दुर्भाग्य से इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय राजनीति में, लोकतंत्र में विपक्ष की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विपक्ष पहले भी एकजुट होकर लड़ा है, सत्ता को हटाया है, लेकिन इस तरह से एक दूसरे के खिलाफ इस निचले स्तर तक जाना कि कोई कहे कि वो छुटभैया नेता है, कोई कहे कि दलाल किसी का कह देना, ये अगर शायद भाजपा का कोई नेता कहता तो हम लोग चर्चा कर रहे होते कि ये बात भी करनी चाहिए क्या। कोई कहता है कि वो गांव और गली का नेता है, उस पर हम क्या बात करें। ये दरअसल पूरी तरह से वो रणनीति है जिसको हम कहते हैं ना कि क्षेत्रीय पार्टियां कह रही हैं कि भाई तुम्हारे पास तो देश है, हमारे इलाके में मत आओ। अब कांग्रेस का संकट ये कि उसको तो दिख रहा है कि अगर यही हाल रहा तो हम 100 के आंकड़े के भी नजदीक मुश्किल से ही पहुंच पाएंगे, दिख नहीं रहा है उसे। तो अब उसने ये रास्ता तय किया कि ठीक है, सीट के मामले में कांग्रेस की तरफ से बड़ी डिमांड नहीं जाएगी। ये नहीं लगना चाहिए कि हम सीटें बहुत मांग रहे हैं, हम जायज सी सीटें मांग रहे हैं और उसमें क्षेत्रीय दल पर दबाव बने कि भाई ये 6 सीट है, ये 10 सीट है, ये 5 सीट है, ये हम उनको दें।
लेकिन तृणमूल कांग्रेस हो या शिवसेना हो या एनसीपी हो, उद्धव वाली शिवसेना, या फिर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हो, ये पार्टियां कांग्रेस के लिए स्पेस इतना छोड़ेंगी क्या? और क्या जो जिताऊ सीट है, क्योंकि जब ये गठजोड़ एक साथ आएगा तो कुछ सीटों पर निश्चित तौर पर, जिनको हम सेकुलर वोट के नाम से जानते हैं, वहां पर वो प्रत्याशी मजबूत होगा। वो सिंबल जिताऊ वाली सीट पर किसका होगा, असली झगड़ा है वो। और कांग्रेस पार्टी भले ही ये एक तरह से कहेंगे रणनीतिक चतुराई कर रही, लेकिन वही चतुराई दूसरी पार्टियां भी कर रही। तो मुझे नहीं लगता कि जिताऊ सीटों पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी को चिन्ह पर लड़ने देगी। अब विजय लक्ष्मी फिर से जुड़ गई हैं हमारे साथ। अब विजय लक्ष्मी, बंगाल में जो बातें कही जा रही है, बिल्कुल साफ लग रहा है कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेता बिल्कुल दूर दूर रखना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी को। उनके नेता तो वहां कह रहे हैं ये हमारे साथ बंगाल में रोज गाली गलौज करते हैं, रोज हमारे साथ हमारी सरकार के खिलाफ बोलते हैं, इनके साथ हम समझौता कैसे करेंगे। जैसे ही सीटों की डिवीजन की बात आई, सीटें बांटने की बात आई, दिखाई दे गया कि आखिर अंदर खाने क्या है एक दूसरे के लिए कांग्रेस और तृणमूल में। देखिए सौरभ, बार बार ये बात सामने आ रही है कि ममता बनर्जी 2 सीटों से ज्यादा कांग्रेस पार्टी को नहीं देना चाहती है। उसमें एक सीट बहरामपुर की है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के जो लोकसभा में नेता हैं अधीर रंजन चौधरी वो आते हैं, और एक सीट मालदा की है। इन 2 सीट्स के अलावा जो सूत्र बार बार बता रहे हैं कि ममता बनर्जी कोई और सीट कांग्रेस पार्टी को देना नहीं चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपना आधार भी राज्यों में नहीं खोना चाहती है। अब मसलन प्रणब मुखर्जी जिस सीट से लड़ते थे, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वो जो बेस्टन है वो बना रहे और कांग्रेस पार्टी लड़े। दीपा दास मुंशी कद्दावर नेता है कांग्रेस पार्टी की, केरल का इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी उनको अभी बनाया गया है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वो वहां से लड़े, रायगंज से लड़े। बशीरहाट कोलकाता के आसपास का भी एक सीट कांग्रेस पार्टी चाहती है कि पैन कोलकाता हर जगह पर, कुछ जगहों पर जहां वो लड़ सकती है, जहां उसके इम्प्रिंट ना खत्म हो जाए 2024 के चुनाव में। कांग्रेस पार्टी एक टाइट रोप वॉक वहां पर करना चाहती है, और इसलिए 6 सीट्स की मांग कांग्रेस पार्टी वेस्ट बंगाल में कर रही है। अब देखना होगा कि ममता बनर्जी, क्योंकि वो भी कह रही है कि सीटें वेस्ट नहीं होनी चाहिए, इंडिया अलायंस के तमाम पार्टनर्स कह रहे हैं कि विनेबिलिटी जो है वो सबसे बड़ा क्राइटेरिया होना चाहिए। क्वांटिटी पर ना पार्टियां जाएं, क्वालिटी पर जाएं। जिस सीट पर उनको लगता है कि विनेबिलिटी की पूरी चांसेस हैं, उसी पार्टी को वो सीट दी जानी चाहिए। अब ऐसे में ममता बनर्जी मानेंगी नहीं मानेंगी देखना होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी 2004 और 2009 के चुनावों को आधार बताते हुए पश्चिम बंगाल में जरूर कोशिश करेगी कि उसको ये सीटें मिलें। अब देखिए, अब जरा बिहार की बात हम करते हैं, क्योंकि ये क्रूशल स्टेट्स बताए जा रहे थे। पश्चिम बंगाल में क्या होगा अलायंस का, बिहार में क्या होगा, महाराष्ट्र में क्या होगा। यहीं पर अलायंस पार्टनर्स हैं जो पहले से तय हैं इंडिया अलायंस के। बिहार में तो उससे भी पहले से वो गठबंधन की सरकार वहां पर चल रही है, और बीजेपी के लिए चुनौती यहां पर बड़ी मानी जा रही थी। और यहीं पर दिक्कत भी हो रही है सीटों के बंटवारे के अंदर। बिहार के अंदर नीतीश कुमार जब पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं जेडीयू के, उसी बैठक में अपने सहयोगियों के साथ जो है एक सीट वो डिक्लेयर कर देते हैं कि यहां से हमारा यह प्रत्याशी होगा। कि बिना गठबंधन की मीटिंग हुए, किसी से बातचीत हुए, नीतीश कुमार ने लोकसभा की एक सीट पर अपना उम्मीदवार जो है वो घोषित भी कर दिया। अब इसके बाद लोगों को लगा यार नीतीश कुमार तो नाराज हो गए। खबर आई थी, आप इंडिया अलायंस की मीटिंग याद कीजिए 19 दिसंबर वाली, कि राहुल गांधी ने उसके बाद नीतीश कुमार को फोन किया था नीतीश जी को मनाने के लिए। अब खबरें ये आ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो नीतीश कुमार को इस इंडिया दल गठबंधन का संयोजक बना सकती। अचानक इतनी कृपा नीतीश कुमार पर क्यों होने लगी? मतलब नीतीश कुमार नाराज हैं, और नीतीश कुमार की नाराजगी बिहार जैसे राज्य में बहुत भारी पड़ सकती है। इसके बारे में हम 3-4 दिनों से लगातार जो है वो चर्चा कर रहे हैं। बिहार जैसे राज्य के अंदर भी गठबंधन जो है वो, अब जब सीटों के बंटवारे की बात आ रही है, नौबत आ रही, कांग्रेस में 9 सीट चाहती है कम से कम, तो दरारें खुल करके दिखाई देने लगी हैं। बिल्कुल पहला उठा लिया, झंडा उठाया नीतीश कुमार ने। देखिए, ये तो बात सही आप बोल ही रहे हैं। मैं तो ये जान रहा, मतलब मुझे दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के लिए इन राज्यों में राह आसान होती जा रही है। अब अभी आप बंगाल की बात कर रहे थे जब बिहार से पहले, तो वहाँ पे जिस तरह से ओल्ड वर्सेस न्यू के बीच में टीएमसी में जो है वो वाक युद्ध शुरू हो रहा है। मतलब कुणाल घोष का जो धड़ा है वो अभिषेक बनर्जी, और अभिषेक बनर्जी का धड़ा कुणाल घोष के खिलाफ जिस तरह से बातें कर रहे हैं, तो वो तो अपनी लड़ाई उनको। दूसरी तरफ अगर आप बिहार की भी बात करें तो नीतीश कुमार की अपनी पार्टी में जिस तरह का घमासान है, जो आपने कहा उस, वो तो शायद मुझे इसलिए लगता है कि उन्होंने एक व्यक्ति जो कि आरजेडी की साइड था उसे हटाया, तो दूसरी तरफ जो उन्होंने सीट डिक्लेयर की है वो इसलिए कि वो व्यक्ति जो उस पर पहले था वो बीजेपी के समर्थक था। तो इस तरह से मुझे लगता है कि लड़ाई झगड़ा वहाँ तो और ज़्यादा है। यहाँ तक बोल दिया गया कि कांग्रेस के साथ जो गठबंधन है वो तो आरजेडी तय करेगा कि कांग्रेस को कितनी सीटें देनी है, उसमें जेडीयू का कोई वो नहीं है, यहाँ तक बोला गया। तो आपस की लड़ाइयाँ, अब शिवसेना और कांग्रेस ने जो महाराष्ट्र में आपस में
बोला है कि कांग्रेस को 0 से शुरू करना है, उन्होंने कहा कि 23 क्यों, आप सारी सीटें लड़ो। मतलब जिस तरह की बातें हो रही हैं, तो ये तो अलायंस में बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि विपक्ष जो है वो कोई अलायंस कर पाएगा, जिस तरह की हालत इस वक्त दिखाई दे रही है। तो अगर ये हालत है तो मुझे लगता है बीजेपी इन तीनों राज्यों में जहां पे ये माना जा रहा था कि चुनौती मिलेगी किसी तरह की, वहां पे भी बीजेपी को फायदा होता दिखाई दे रहा है अगर आपस में ये लड़ रहे हैं। तो बंगाल में भी आप मानते हैं कि अलायंस सीटिंग पर समझौता बहुत देखिए, मुश्किल वो काम है। ममता बनर्जी ने ये साफ साफ कह दिया था कि बंगाल में मैं तय करूंगी, मैं लड़ाई करूंगी बीजेपी के खिलाफ। तो उन्होंने कांग्रेस के लिए तो कोई जगह छोड़ी नहीं थी। अब कांग्रेस को अगर वो मतलब वैसे भी एक आध सीट, 2-3 सीटें दे दें, वो भी बहुत बड़ी बात विजय लक्ष्मी कह रही 2 सीट ममता मैं बनर्जी बोल रहा हूं कि वो दे दें, वो भी बहुत बड़ी बात होगी। और जिस तरह की लड़ाई वहां पे ममता बनर्जी और बीजेपी के भीतर होगी, उसमें कांग्रेस जो है वो कहां है, मेरे को समझ नहीं आता। बिहार की बात करूंगा, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मेरा बंगाल को लेकर यह कहना है कि बंगाल में ममता बनर्जी की मजबूरी है कांग्रेस को, लेफ्ट को साथ में लेकर चलना। देखिए 2019 का अगर आप चुनाव देखोगे तो कांग्रेस को 5-5.5% वोट, लेफ्ट को 4.5 से 5%। अगर वोट देखो दोनों को मिला के 75 लाख वोट मिले थे वामपंथी दलों को और कांग्रेस को। तो ममता बनर्जी 75 लाख वोट को छोड़ने की स्थिति में नहीं है आज की तारीख में। ममता बनर्जी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2019 के चुनाव में 18 सीटें जीत चुकी थी, और जिस हिसाब से बंगाल भारतीय जनता पार्टी के टारगेट में है, इस स्थिति में ममता बनर्जी जानती है कि वो अकेले मोदी की वेव्स को नहीं रोक पाएगी। उसे जरूरत है कांग्रेस के वोट बैंक की भी और लेफ्ट के वोट बैंक की। तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी जीत छोड़ेगी और 6 सीटों में कांग्रेस से कहेगी मैं आपको जो 6 सीटें दे रही हूं उसमें आप लेफ्ट को भी एडजस्ट करो 1-2 सीटों के अंदर। कुल मिलाकर लेफ्ट और कांग्रेस को मिलाकर 6 सीटें ममता बनर्जी दे सकती है, जहां ममता बनर्जी हारी होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सीटें ममता बनर्जी जीती हुई है वहां पर अगर कांग्रेस दावा ठोकेगी तो किसी भी स्थिति में ममता बनर्जी इसके लिए तैयार नहीं होगी। ममता बनर्जी कहेगी जो 22 सीटें मैंने जीती थी वो मेरे पास रहेगी, बाकी सीटों में आप कैसे एडजस्टमेंट करते हो इस पर आप वर्कआउट कर सकते हैं। अब बिहार की बात एक बार फिर करते हैं हम लोग जरा। विजय लक्ष्मी, बिहार में अचानक नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाने की बातें क्यों उठने लगी हैं? वहां भी संकट में आ गया है क्या गठबंधन? देखिए, कांग्रेस पार्टी जानती है कि नीतीश कुमार या इंडिया अलायंस के बाकी पार्टनर्स भी जानते हैं कि नीतीश कुमार या यूं कहे बिहार कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया अलायंस के लिए। और ऐसे में अगर नीतीश कुमार नाराज हो जाएं तो पूरा जो मामला है वो खटाई में पड़ सकता है। और शायद इसको भांप लिया कांग्रेस पार्टी ने, जिस तरह से नीतीश कुमार का रुख पिछले दिनों रहा, या पहले भी, इससे पहले जब दिल्ली आए तो मुलाकात इंडिया अलायंस के पार्टनर से नहीं हुई। अटल बिहारी वाजपेयी जी को लेकर के कोई श्रद्धांजलि कार्यक्रम था, उसमें शिरकत की और चले गए। तो उसके बाद ये रशाकशी जो है वो जरूर देखने को मिल रही थी। लेकिन बिहार एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेट है और वहां पर कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस उम्मीद करिए कि इंडिया अलायंस का परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छा होगा। और वो परफॉर्मेंस तभी अच्छा हो सकता है कि नीतीश कुमार जो है वो इंडिया अलायंस में बने रहें। और क्योंकि नीतीश नाराज थे, कन्वीनर उनको उम्मीद थी कि कन्वीनर उनको बनाया जाएगा इस इंडिया अलायंस का। और अगर आप देखें सौरभ, तो पूरी पहल जो है वो नीतीश कुमार ने की थी, चाहे वो फिर उड़ीसा में जाकर के बीजू दल के नेता से मुलाकात हो, या फिर दक्षिण भारत में केसीआर से मुलाकात हो, बीआरएस के जो नेता है, इन तमाम, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, इन तमाम नेताओं से, ममता बनर्जी से मिलने की शुरुआत जो है इंडिया अलायंस की जब बात भी नहीं हो रही थी, तो इन तमाम नेताओं से मिलने का सिलसिला जो है वो नीतीश कुमार ने शुरू किया था। तो ऐसे में जेडीयू पूरी उम्मीद कर रही थी कि उनको कोई अहम ओहदा या कोई अहम कांग्रेस अब राजी है क्या नीतीश कुमार को यह पद देने के लिए? देखिए, अभी कांग्रेस पार्टी, अब इंडिया अलायंस की क्या मीटिंग्स होंगी, कांग्रेस पार्टी कह रही है। बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि अभी कोई इस तरह का फैसला नहीं होगा, बिना चेहरे के जाएंगे, ऐसे ही चलेंगी। कोऑर्डिनेशन कमिटीज जो हैं वो बात करेंगे। अब 4 तारीख को एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी, उसमें शायद आगे की दिशा जो है वो सौरभ तय हो कि क्या अब नीतीश को संयोजक बनाने के लिए तैयार है। वैसे एक खबर विजय लक्ष्मी ये भी है हर्षवर्धन जी कि कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडिया अलायंस के पार्टनर्स की एक बैठक हो सकती है। विजय लक्ष्मी 4 तारीख कह रही है, मैंने शायद 3 कहीं पढ़ा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शायद ये मीटिंग, और नीतीश कुमार जो है वो पहल कर रहे हैं इस बैठक की। उसमें ये भी है कि प्रस्ताव आ सकता है नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाने तो ये लॉलीपॉप जैसा नहीं आप दिखाई दे रहा है नीतीश जी को मनाने के लिए, चलो आप संयोजक बन जाइए? देखिए, जब से ये चर्चा चल रही है तब से मुझे ये लगातार लग रहा है ना कि नीतीश जी क्या इस स्थिति में तो नहीं पहुंच गए हैं कि उनको अच्छा भाई दे रहे हैं, अचानक फिर वो चलो ठीक कोई बात नहीं दे देंगे ना, देना तो है ही है, और मिल कुछ नहीं रहा है। अब वो बच्चे की स्थिति में तो है नहीं कि भैया लॉलीपॉप मिला नहीं तो अब नहीं जाएंगे, वहीं सड़क पर लौट पड़ेंगे, ये वाला तो नहीं करेंगे। लेकिन उनको भी समझ में आ रहा है कि लगातार उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, और शायद जो विपक्षी गठजोड़ है उसके भीतर नीतीश जी को कोई भी अहम भूमिका नहीं देना है, ये तय किया गया।
अब इधर जो घटनाक्रम हुआ जिसमें ललन सिंह का त्यागपत्र देना, फिर दुनिया भर की खबरें उड़ना, फिर कहा जाना कि ये सब अफवाह है, तो मुझे लगता है कि शायद लालू प्रसाद यादव, शायद सोनिया गांधी इस बात को अब समझ रहे होंगे कि अगर नीतीश कुमार की यही मनोदशा रही तो वो कभी भी जो तेज प्रताप जी कहते थे, हम लोग तो कहते नहीं, बार बार लगता है कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो जो कहते थे कहीं फिर से न पलट जाए, तो वो वाली संभावना है। और ये सारी जो पेशबंदी हो रही है सिर्फ इसीलिए हो रही है कि नीतीश जी को ये मनाया जाए कि नहीं नहीं हम आपको महत्वपूर्ण भूमिका में रखेंगे। लेकिन फिर भी मैं बार बार ये कह रहा हूं कि नीतीश जी को देंगे ऐसा गठबंधन की मनः स्थिति नहीं है। अगर देना होता तो अब तक वो दे चुके होते, और बाद में अगर ये कोई प्रोग्राम है तो उसमें भी कोई ऐसी भूमिका दी जाएगी जो सीधे तौर पर उनको नेता ना बनाए, लेकिन एहसास दिलाए कि हाँ भैया आपको हम दे रहे हैं। नहीं, पहले ये तय कर ले, नीतीश जी उखड़ गए हैं क्या? 100%, उसमें कोई मतलब इफ बट वाली बात नहीं। 100% नीतीश कुमार अब उस गठजोड़ में सहज नहीं है। उनको लगता है कि यही वाला मसला करना था तो भारतीय जनता पार्टी भी हमें लोकसभा चुनाव तक तो मुख्यमंत्री बना ही रखती, मुख्यमंत्री पद से तो नहीं हटाती। पिछले 6 महीने से लालू जी और तेजस्वी यादव जिस तरह से नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री होने के बावजूद अपनी सत्ता चला रहे हैं, और उनको यह भी लगता है कि हमारी सत्ता तो है, सब कुछ है, लेकिन नीतीश कुमार के चलते हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाता है। हम नौकरियां देते हैं, उस अभियान को जो तेजस्वी जी का अभियान होना चाहिए उस पर भी नीतीश जी की नाराजगी हो कि क्यों तेजस्वी का अकेले पोस्टर बना। 2-3 जगह ऐसा हुआ जहां एक तरह से कहेंगे जो प्रोटोकॉल होता है उसका भी उल्लंघन हुआ। तो बिहार में कई ऐसी चीज हो रही है और दोनों के नेता तो एक दूसरे के बारे में जो बोल रहे हैं स्थानीय स्तर पर उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। बहुत साफ दिख रहा है कि जनता दल यूनाइटेड का धड़ा बहुत स्पष्ट है, किसको किस तरफ जाना है वो अपनी पोजीशनिंग उस लिहाज से कर रहा है। देखिए, एक बात जो इस इंडिया गठबंधन के बारे में कही जा रही है, मैं फिर जरा विजय लक्ष्मी के पास जा रहा हूं कि इस गुट के अंदर भी 2 गुट बने हुए हैं। एक धड़ा ऐसा है जिसमें ममता बनर्जी जो है वो लीडर बन गई। ममता बनर्जी और उनके साथ अखिलेश यादव हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, स्टालिन हैं, ये सब कांग्रेस पार्टी पर दबाव बनाने की एक राजनीति करते हैं। दूसरी ओर जो खेमा है उसमें कांग्रेस पार्टी, नीतीश कुमार, लालू यादव, ये लोग हैं। तो क्या ये बात सही है कि कांग्रेस पार्टी जो है उसको इस गठबंधन के अंदर और प्रेशराइज करने के लिए एक दूसरी कोटरी जो है दलों की वो बन गई है और ममता बनर्जी उसको लीड कर रही हैं, और कांग्रेस पार्टी की कोशिश ये है कि किसी तरीके से यहां पर एक ऐसा नेता को खड़ा कर दिया जाए जो कि सबको मान्य हो। कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे को के नाम का जो प्रस्ताव दिया था उस पर कोई हामी नहीं भरी कांग्रेस ने, अब अचानक नीतीश कुमार का नाम आ गया। चर्चा भी नहीं की। बिल्कुल, देखिए अब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नाम जो है वो टीएमसी से आया और नीतीश कुमार के नाम को लेकर के अड़चन भी टीएमसी की तरफ से ही थी, क्योंकि बीच में एक बार और फिर इस तरह की स्पेकुलेशन आई थी कि नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाया जा रहा है। फिर आया कि ममता बनर्जी शायद टीएमसी बहुत उसके साथ नहीं है, इसलिए फिर वो मामला जो है उस समय ठंडे बस्ते में चला गया। कांग्रेस पार्टी ये एंटिसिपेट कर रही थी सौरभ के रीजनल पार्टीज जो हैं वो ऐसे ग्रुपिंग करके उनके ऊपर प्रेशर बनाएंगे, और इसीलिए आप देखेंगे इंडिया अलायंस की तमाम प्रोसीडिंग्स जो हैं वो जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो कांग्रेस ने टाल दी थी। कांग्रेस को लग रहा था कि हम अच्छी मेजॉरिटी जीत करके आएंगे, 3 स्टेट्स तो कम से कम जीत कर आएंगे और फिर हम इन रीजनल पार्टीज के साथ बैठेंगे और हमारी बार्गेनिंग पावर जो है वो बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि हम 3 स्टेट्स जीत चुके होंगे और वो भी ऐसे स्टेट्स जिनको सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा हुआ नहीं, लिहाजा अब जो बाकी राजनीतिक दल हैं, जो रीजनल पार्टीज हैं, वो कांग्रेस पर हावी हो गई हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का वोट परसेंटेज भी गिरा है। स्टेट्स में जो उनका परफॉर्मेंस था वो भी निराशाजनक रहा, तेलंगाना को अगर छोड़ दिया जाए तो। ऐसे में अब एक तरफ ममता बनर्जी और दूसरी तरफ नीतीश कुमार जरूर कांग्रेस पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी कोशिश कर रही है क्योंकि वो एक नेशनल पार्टी है, पैन इंडिया प्रेजेंस इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में अगर किसी की है सौरभ तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं से जब बात करें तो कहते हैं कि हमें पता है बड़ा त्याग करना पड़ेगा और अब हम त्याग के लिए तैयार हैं, बिकॉज़ इट्स अ बैटल ऑफ सर्वाइवल नाउ। नहीं, देखिए, ये जब अभी आखिरी बैठक हुई तो उस वक्त ये कहा गया था कि भाई नए साल शुरू होते होते सीटों का बंटवारा फाइनल हो जाना चाहिए। मनोज झा की बात मुझे याद आ रही है, सब हो जाएगा, आप 1 हफ्ता दीजिए, 1 हफ्ते में सब कुछ हो जाएगा। अब हम नए साल में आ चुके हैं, नए साल का पहला हफ्ता शुरू हो चुका है और आप देख रहे हैं अभी चर्चा इसी बात की, कन्वीनर बने ना बने, कौन बने, नीतीश कुमार को बना दो चलो। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस ही इस बात में खेल ना कर रही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि गांधी परिवार को ये बहुत रास आ रहा होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं उनका नाम प्रधानमंत्री के तौर पर या फिर कन्वीनर के तौर पर सामने आ जाए। तो चलिए नीतीश जी को भी एक कन्वीनर बना देते ताकि वो कोई नाम ही तय ना हो पाए, बिना नामों के वो चुनावों में जाएंगे, बिना किसी मतलब एक नाम नेतृत्व के तौर पर चुनाव में जो जाएंगे। ये कह रहे थे वो ठीक है क्या? नीतीश जी को टहला रहे हैं सब? मेरे को तो ऐसे ही लगता है, क्योंकि
क्या ममता बनर्जी बनने देंगी नीतीश जी को प्रधानमंत्री? क्या मतलब कांग्रेस प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? मतलब अगर मैं ये बोल रहा हूँ, ये तय करना है कि भाई अच्छा इस ग्रुप का लीडर कौन हो, एक मैं ये तो बता रहा लीडर हूँ, होता ही है ना। देखिए या तो हो ना कि किसी के नाम पे ही चुनाव लड़ा जाए कि ये अच्छा हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, जैसे बीजेपी ने भाई चुनाव लड़ा था, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, लड़ा था। अब वहाँ पे तो मुझे लगता है कि वो जानबूझ के कर रहे हैं ताकि ऐसा कोई व्यक्ति सामने ना आ पाए कि जिसका नाम बाद में अगर हो जाए, मतलब किसी तरह से मतलब मैजिक हो जाए और वो जीत जाए तो किसको बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसे ही एक छोटा कमेंट सर। मुझे तो लगता है सरोज जी, जिस हिसाब से इंडिया गठबंधन के अंदर माथापच्ची चल रही है, आपस में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, 2024 का लोकसभा चुनाव के जिस दिन मतदान का आखिरी दिन होगा उस दिन पे उनके बीच चर्चा चल रही होगी कि हमारे बीच मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, संयोजक कौन होगा। ये तब तक भी तय नहीं कर पाएंगे। देखिए नीतीश कुमार को लालू स्वीकार नहीं कहेंगे, लालू कहेंगे तीसरे नंबर की पार्टी प्रदेश की, लालू कहेंगे कि नीतीश संयोजक तब बने जब पहले मेरे बेटे को मुख्यमंत्री बना, उसके बाद संयोजक बन जाए, पहले बिहार छोड़े। ममता बनर्जी नीतीश के नाम पे तैयार नहीं होगी और नीतीश संयोजक बन भी जाते हैं तो नीतीश की सुनेगा कौन? ममता बनर्जी क्या सीट शेयरिंग में नीतीश के सुझाव को मानेगी? क्या अरविंद केजरीवाल सुनेंगे या उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के अंदर जो नीतीश कुमार कहेंगे उसे मानेंगे? नीतीश कुमार जानते हैं कि मैं अपने प्रदेश संयोजक बनने के बाद मैं अपने बिहार के अंदर भी सीटों में मैं सहमति नहीं बनवा सकता, तो मैं बाकी राज्यों में क्या करूंगा? लालू जी भी नहीं मानेंगे।